हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आईफा इंजीनियर्स विजन में। जैसा कि आप जानते हैं, सोम का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ओके, तो इस वीडियो में भी हम लोग सोम के कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके गेट, एसएससी, जेई और बीपीएससी एई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज ऑलवेज लेस देन। आपसे पूछा जा रहा है कि पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू हमेशा किससे कम होता है। ठीक है, उसका वैल्यू पूछ रहा है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, पॉइजन्स रेशियो क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, और इसे हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। ये हम लोगों ने देखा था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि चूंकि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और लैटरल स्ट्रेन दोनों अपोजिट नेचर का होता है, तो क्या होगा, एक प्लस रहेगा तो एक माइनस होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। अब इसके वैल्यूज के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जितना भी इलास्टिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, चाहे वो आपका यंग्स मॉडुलस हो, चाहे शियर मॉडुलस हो, चाहे पॉइजन्स रेशियो हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, तो जितना भी इलास्टिक कांस्टेंट है, सभी इलास्टिक कांस्टेंट पॉजिटिव होता है। मतलब जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जीरो के बराबर भी हो सकता है या जीरो के से बड़ा होगा, बट जीरो से कम नहीं हो सकता है, निगेटिव कभी नहीं होगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको लिख दे रहा हूं, वैल्यू ऑफ एनी इलास्टिक कांस्टेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। जीरो से हमेशा बड़ा होगा और या बराबर होगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू। तो देखिए, जनरली, ठीक है, मैं पहले यहां पर आपको जनरली लिख दे रहा हूं। जनरली पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा और हाफ से कम होगा। हाफ से कम होगा, ठीक है, 1/2 से कम होगा। और ये माइनस में रहेगा तो आप इसे मॉड लगा देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपोजिट नेचर का होता है दोनों स्ट्रेंथ, तो वहां पर निगेटिव आएगा, तो हम लोगों ने मॉड लगा दिया, तो वो 1/2 हो गया। तो हम लोग उसे पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। यानी पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू जीरो से लेकर 0.5 तक लाई करता है, वेरी करता है। तो यहाँ से आप आसानी से बोल सकते हैं कि पॉइजन्स रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू 0.5 होगा। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू 0.5 होगा। इसका मतलब है कि पॉइजन्स रेशियो हमेशा 0.5 से कम होगा। ठीक है, ये जनरली है। अब यहाँ पर देखिए, पॉइजन्स रेशियो के साथ कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर आया है। उस एक्सेप्शन के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इलास्टिक कांस्टेंट का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनली पॉइजन्स रेशियो यहाँ पर एक अपवाद है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो का वैल्यू -1 से 1/2 तक लाई करेगा। अगर एक्सेप्शन वाइज देखा जाए, ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर वैसा कौन सा सब्सटेंस है जिसके लिए पॉइजन्स रेशियो निगेटिव होगा। हम लोग डेली लाइफ में जितना सब्सटेंस देखते हैं, जितना बॉडी देखते हैं, उसके लिए पॉइजन्स रेशियो पॉजिटिव होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिनके लिए, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके लिए पॉइजन्स रेशियो निगेटिव भी होता है। और उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, म्यू निगेटिव होता है किसके लिए, तो फॉर
टिश्यू, ब्लड टिश्यू, जो हमारे बॉडी में टिश्यू हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल है उनके लिए पॉइजन रेशियो निगेटिव होता है। या आप सिंपली बोल सकते हैं एंटी रबर, एक मटेरियल इन्वेंट किया गया है जिसका नाम रखा गया एंटी रबर, ठीक है। तो इन दोनों के लिए पॉइजन रेशियो निगेटिव होता है। अब इसका मतलब भी समझते हैं, आखिर पॉइजन रेशियो निगेटिव होने का क्या मतलब है, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो हम लोग चीज देख रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, वहां पर आपने क्या देखा था कि म्यू का वैल्यू पॉजिटिव है। तो म्यू का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा? जब, ध्यान से आप सुनेंगे, जब आप किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है जी? तो वहां पर आप बोलेंगे सर लेंथ बढ़ेगा बट डायमीटर क्या होगा, घटेगा, ये बोलते हैं आप। और यदि कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो, अगर उस बॉडी पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो, तो आप क्या बोलेंगे कि सर लेंथ डिक्रीज होगा एंड डायमीटर इंक्रीज होगा। ये हम लोग पढ़े थे। तो इन दोनों केस में पॉइजन रेशियो पॉजिटिव होगा। इन दोनों केस में माय डियर फ्रेंड पॉइजन रेशियो पॉजिटिव होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, मॉड ले लिया था, ठीक है, उस साइन को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, दैट मीन्स हम लोग कहेंगे कि पॉइजन रेशियो पॉजिटिव है। लेकिन अब यहाँ पर मटेरियल आप देख रहे हैं ब्लड टिश्यू, एंटी रबर, इसके लिए पॉइजन रेशियो निगेटिव है। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। तो यहाँ पर इस मटेरियल के लिए क्या होगा, यदि लेंथ बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है और आप यहाँ पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये एंटी रबर है, ये एंटी रबर है, और आप वहां पर टेंसाइल फोर्स पी लगा रहे हैं, तो वहां पर देखिए क्या होगा, इसका लेंथ भी बढ़ जाएगा और डायमीटर भी बढ़ जाएगा, जो कि एक्चुअल में बाकी सभी मटेरियल के केस में ऐसा नहीं होता है। बाकी सब केस में क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा डायमीटर घट जाएगा। बट इस कुछ मटेरियल में जो कि एक्सेप्शन है, इस मटेरियल में क्या हो रहा है कि यदि लेंथ टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो लेंथ बढ़ रहा है, साथ ही साथ डायमीटर भी बढ़ जाता है, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए पॉइजन रेशियो निगेटिव होगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसका पॉइजन रेशियो निगेटिव है, यही इसका मतलब है। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक्सेप्शन है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट मैंने आपको बता दिया, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आपको बस याद रखना है पॉइजन रेशियो का वैल्यू 0 से लेकर 0.5 के बीच लाई करेगा, वेरी करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन, क्या होगा, 0.5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। A cylindrical rod of length L and diameter D is rigidly fixed at its upper end and hangs vertically। देखिए, यहां से एक रॉड वर्टिकली हैंग कर रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए एक रॉड है, सॉरी फिगर खराब हो गया, फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये रॉड है, जिसका लेंथ L है, डायमीटर इसका कितना है, D है, और इसका अपर एंड जो है वो हैंग कर, सॉरी फिक्स किया गया है, और रॉड हैंग कर रहा है। The elongation produced in rod due to its self weight। देखिए सेल्फ वेट बोला जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि यदि किसी बॉडी पर एक्सियल डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा हो, तो वहां पर जो डिफॉर्मेशन होगा वो मैंने आपको बताया था। जैसा कि मान लीजिए यही बॉडी है, और इसी बॉडी में मान लीजिए कि एक एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है P। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पी एल बाई ए।
ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है एक्सियल लोड नहीं लग रहा है, उसका सेल्फ वेट काम कर रहा है। अब दोनों को अच्छे से समझिए। ये जो फर्स्ट केस मैंने आपको बताया PL/A, इस केस में सेल्फ वेट क्या नहीं था, है, रॉड का सेल्फ वेट तो रहेगा ही। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट कर दिया था। सेल्फ वेट को हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया था। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहेगा सेल्फ वेट के बारे में, तब तक हम लोग सेल्फ वेट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ वेट को हम लोगों ने वहां पर नेग्लेक्ट कर दिया था। सिर्फ एक्सियल लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ था उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नहीं, बॉडी का, रॉड का सेल्फ वेट W है, सेल्फ वेट W है, ठीक है। तो बताइए कितना इलोंगेशन यहाँ पर होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बॉडी का सेल्फ वेट होगा वो कहां पर एक्ट करेगा, किस पॉइंट पर एक्ट करेगा, ये आपको सोचना है। देखिए, क्या इस पॉइंट पर एक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो कोई वेट है ही नहीं, नहीं एक्ट करेगा। तो बॉडी का टोटल वेट किस पॉइंट से काम करेगा? तो माय डियर फ्रेंड, बॉडी का टोटल वेट इस पॉइंट से काम करेगा। देखिए, पूरे बॉडी का जो वेट है वो किस पॉइंट से काम करेगा, यहाँ पर इस पॉइंट से काम करेगा, ठीक है। तो इसके कारण बॉडी में क्या होगा, इलोंगेशन होगा, थोड़ा सा इलोंगेशन होगा। यही इलोंगेशन आपको निकालना है, यही इलोंगेशन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। और इसे हम लोग सिंपली डिनोट करेंगे डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट, सेल्फ वेट। यही आपसे इसका एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए डेरिवेशन नहीं करूंगा, डेरिवेशन यहाँ पर करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। तो बस मैं आपको सिंपल सा इसका एक्सप्रेशन बता दे रहा हूँ। देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में सेल्फ वेट के बारे में दिया रहे, तो सेल्फ वेट के कारण जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा वहां पर, डेल्टा ड्यू टू सेल्फ वेट, वो फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर दिया था आपने, तो उस टाइम डिफॉर्मेशन कितना था, PL/A। तो बस कुछ मत कीजिए, जितना वहां था उसका हाफ कर दीजिए। मतलब क्या होगा, PL/2A, PL/2A। बट दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर आपने लोड को P माना है और यहाँ पर सेल्फ वेट क्या है, W है। तो आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, WL/2AE लिखना पड़ेगा, WL/2AE लिखना पड़ेगा। यही यही फॉर्मूला हो गया, सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन कितना होगा वो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब दोनों के बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। आपसे यदि पूछा जाए कि सेल्फ वेट के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा वो एक्सियल लोड के डिफॉर्मेशन के कंपैरिजन में कितना होगा, यदि इफ बॉडी का टोटल सेल्फ वेट और जो एक्सियल लोड लग रहा है दोनों सेम हो, ये बोलना जरूरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर P एक्सियल लोड लग रहा था, और फिर अगर बॉडी पे, इस बॉडी में देखिए सेल्फ वेट P काम कर रहा होता, तब फॉर्मूला क्या लिखते आप, PL/2A। बात समझ में आ रहा है? लेकिन चूंकि यहाँ W था तो हम लोग WL/2A लिख दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ये सोच के चलेंगे कि एक्सियल लोड जो P है ये सेल्फ वेट के बराबर है। जब ये दोनों बराबर होगा तो डिफॉर्मेशन क्या होगा, एक्सियल लोड के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा, एक्सियल लोड के कंपैरिजन में हाफ हो जाएगा। और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ये पूछा गया हुआ है, तो प्लीज आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन मैच कीजिए, WL/2AE, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो देखिए ये काफी आसान है, हम लोग क्लास में जब इसे डील करेंगे, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको पूरा डेरिवेशन बताऊंगा, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊंगा, सेल्फ वेट का वेरिएशन किस तरह होता है ये भी हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो सभी कुछ हम लोग काफी डिटेल्ड वे में देखेंगे। ओके, चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्या कहा, फॉर ए मटेरियल विथ पॉइजन रेशियो 0.25,
ठीक है। पॉइजन्स रेशियो आपको दिया हुआ है 0.25, बहुत अच्छा। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है तो उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल जी, जिसे आप शियर मॉडुलस कहते हैं उसे ही हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। तो दोनों नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों इसी का नाम है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसी तरह देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो यंग्स मॉडुलस को ही हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बात समझ में आ गया। दोनों नाम आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ देगा, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी आपसे पूछा जा रहा है जी डिवाइड बाय ई, इसका वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन है जी। पॉइजन्स रेशियो हमें दिया हुआ है किसी मटेरियल का और हमसे पूछा जा रहा है कि जी और ई का क्या रेशियो होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उस फॉर्मूला में आप देखेंगे यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो तीनों का एक रिलेशन है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, 2g इंटू 1 प्लस म्यू, ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए यंग्स मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो तीनों का रिलेशन है ये, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। देखिए E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, म्यू कितना दिया हुआ है 0.25, ओके। सो E इज इक्वल टू g इंटू 2, 1 प्लस 0.25 1.25। तो यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू g इंटू 2 इंटू 1.25 2.5 हो जाएगा। हमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है g बाय ई, तो g बाय ई आप क्या लिखेंगे 1/2.5, यही लिखेंगे जी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पॉइंट यहाँ से हटेगा तो एक जीरो ऊपर आएगा, ओके। तो g बाय ई का वैल्यू कितना होगा, तो आप पॉइंट में निकाल लीजिए 0.4, यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो कितना आ गया जी 0.4 आ गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोगों को बस ध्यान देना है। तो रिलेशन अगर आपको याद है तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात किया था। क्या कहा, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज, कह रहा है फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन मिलेगा वो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, उसे हम क्या कहेंगे। तो आप देखिए मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और यहां पर आपने एक लोड लगा दिया P, टेंसाइल लोड x डायरेक्शन, यानी यहां पर फोर्स का डायरेक्शन किधर है जी, तो आप बोलेंगे x डायरेक्शन में है, दिस इज y डायरेक्शन। और फिर उसके बाद आप क्या देखते हैं कि x डायरेक्शन में इसका क्या होगा जी, लेंथ चेंज होगा, लेंथ इसका चेंज होगा, इस तरह चेंज होगा जी, होगा ना लेंथ चेंज, इधर भी चेंज होगा,
इधर भी लेंथ चेंज होगा इसका, ठीक है। तो इसका लेंथ ओरिजिनल L0, फाइनल लेंथ LF। तो आप क्या देख रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के अलोंग, एक्स डायरेक्शन में लेंथ चेंज कर रहा है, L चेंजेस, ठीक है, L चेंजेस। तो मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, तो उस डायरेक्शन में जो हमें स्ट्रेन मिलेगा, उस स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। यानी आप देख रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उस डायरेक्शन में स्ट्रेन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्ट्रेन आप फाइंड आउट करेंगे चेंज इन डायमेंशन। तो क्या होगा यहाँ पर, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, और इसे ही हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहेंगे, या आप इसे सिंपली लीनियर स्ट्रेन भी कहेंगे, आप इसे लीनियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए वही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए डेल्टा एल बाय एल जो आप लिखे हैं, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल इज डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल इज डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन बाय एल, इसका क्या मतलब हुआ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, यही हुआ ना इसका मतलब जी। यहाँ पर देखिए डेल्टा एल बाय एल, ये क्या है, लीनियर स्ट्रेन के बराबर होगा। तो डेल्टा एल डिफॉर्मेशन है और डिनोमिनेटर में क्या है, लेंथ है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो वो लीनियर स्ट्रेन के बराबर होगा, उसे लीनियर स्ट्रेन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, लीनियर स्ट्रेन। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली एसएससी जेई में पूछे जाते हैं, बीपीएससी एई में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गेट में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग उस टॉपिक पे आएंगे तो गेट का भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसके आगे मूव करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन काफी टफ है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। पढ़िए क्या कह रहा, कह रहा ए लोड ऑफ 20,000 kg, 20,000 kg का लोड है अप्लाइड टू ए ब्रास सिलेंडर, ब्रास सिलेंडर पर अप्लाई किया गया 20,000 kg लोड, और वो सिलेंडर का लेंथ कितना है, देखिए 40 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है जो गिवन है उसको लिखिए, एल कितना है, सिलेंडर का लेंथ 40 सेंटीमीटर है, ओके, एंड 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है जी, 10 सेंटीमीटर, ओके। चलिए अब यहाँ पर उसके आगे पढ़ते हैं, कॉज्ड द, जैसे ही लोड अप्लाई हुआ इस सिलेंडर पर तो वहां पर क्या हुआ, कॉज्ड द लेंथ टू इंक्रीज 0.8 सेंटीमीटर, लेंथ बढ़ गया, 0.8 सेंटीमीटर बढ़ गया, पहले 40 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया होगा, 40.8, 40.8 हो गया होगा, 0.8 बढ़ा है। इसका क्या मतलब है जी, कि चेंज इन लेंथ कितना होगा, चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 0.8 सेंटीमीटर, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कितना होगा, 0.8 सेंटीमीटर, बहुत ही अच्छा। अब देखिए क्या कह रहा है, एंड द डायमीटर टू डिक्रीज 0.005 सेंटीमीटर, ऑब्वियस सी बात है, लेंथ बढ़ा है तो डायमीटर घटेगा, वहां पर कितना घट गया, 0.005 सेंटीमीटर, डायमीटर पहले 10 था, अब डायमीटर क्या होगा, थोड़ा घट गया है, यानी फाइनल डायमीटर थोड़ा घट गया, तो चेंज इन डायमीटर क्या होगा जी, निगेटिव हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल थोड़ा कम है, इनिशियल ज्यादा है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव मिलेगा, यानी डेल्टा डी कितना होगा, -0.005 सेंटीमीटर, ओके। चलिए, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पॉइजन्स रेशियो ऑफ बरास इज, बरास का पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, ओके। चलिए अब यहां पर देखिए, तो पॉइजन्स रेशियो बराबर हम लोगों ने पढ़ा है कि ये
लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। पॉइजन्स रेशियो हमें निकालना है और पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हैं। लेटरल स्ट्रेन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसमें मॉड लगा दीजिए क्योंकि निगेटिव आने वाला है। अब आइए, लेटरल स्ट्रेन किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो y डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन मिलेगा हमें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें लेटरल स्ट्रेन मिलता है। x डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लेंथ चेंज कर रहा है। लेटरल स्ट्रेन y डायरेक्शन में होगा, डायमीटर चेंज कर रहा है। तो लेटरल स्ट्रेन आप कैसे निकालेंगे, डेल्टा डी बाई डी, इसी तरह निकालेंगे जी। ये हो गया आपका लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या हो रहा है, लेंथ चेंज कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एल बाई एल लिखेंगे, लिखेंगे ना जी। और फिर आप यहाँ पर मॉड लगा दीजिए। अब सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। डेल्टा डी का वैल्यू देखिए -0.005 सेंटीमीटर, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 10 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय डेल्टा एल 0.8 सेंटीमीटर, और एल कितना है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए सभी का यूनिट भी सेम है, तो हमें कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। अब बस आप इसका वैल्यू जो है निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए माइनस साइन है तो हम लोग मॉड हटा देते हैं तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, 0.005 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.8, और ये 40 ऊपर चला जाएगा। ओके, यहाँ से ये हटेगा तो यहाँ पर नीचे में 3 जीरो आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए 8 से 50 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, एक जीरो कैंसल आउट, ठीक है। 5 से 5 टू 200, और फिर 5 से 40 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसका क्या होगा 1/40, 1/40। अब यहाँ पर पॉइंट में निकाल लीजिए 0.025, 0.025, यानी देखिए पॉइजन्स रेशियो हमारा कितना निकल गया, पॉइजन्स रेशियो हमारा 0.025 निकल, पॉइजन्स रेशियो इज 0.025। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी जेई में पूछा गया हुआ ये क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ दिया हुआ था, फिर आपसे ये कह रहा था कि लेंथ बढ़ गया, कितना बढ़ा वो भी दिया हुआ है, तो डेल्टा एल हो गया। फिर डायमीटर भी गिवन है और आपसे बोला जा रहा है कि डायमीटर डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ है ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो डेल्टा डी गिवन है तो वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। आपसे पॉइजन्स रेशियो पूछा जा रहा है, तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल जब हम लोग पुट करेंगे तो मॉड लगाएंगे ताकि माइनस साइन पॉजिटिव हो जाए। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा डी बाई डी, लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल, और बाकी सभी वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही माय फ्रेंड, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को किया कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।